हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत और मध्य आधुनिक भारत में आप पढ़ा चुका हूँ। मध्यकाल भारत आपको कुछ कम पढ़ाया है, तो ये मध्यकाल की सीरीज चलेगी कुछ दिनों तक लिए। तो मध्यकाल सीरीज में दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जी क्लास 7 क्लास का टॉपिक है। जी क्लास 7 क्लास हम पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 7 से लेकर IAS तक के एग्जामों में ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। कोई इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पूरी स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी। इसलिए एक पार्ट में ये वीडियो नहीं आ पाई है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। तो दोनों पार्ट को ध्यान से देखिए। कोई आपको डाउट हो, कोई अगर आपको कोई समस्या लगती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे या मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे कॉल करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी भी। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। अब सुनिए, अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे और क्यों हुई। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब कामपल्ली राज्य पर आक्रमण किया, तब उसके राज्य के मंत्री, किसके? कामपल्ली राज्य के मंत्री हरिहर एवं बुक्का को पकड़कर दिल्ली ले जाया गया और जबरन उन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाया गया, या उन्हें ज़बरदस्ती धर्म अपना परिवर्तित कर दिया गया। ये आगे चल के वह इसी के राज्य में मंत्री रहे और काम करने लगे, मतलब राज्य में। एक समय था कि कामपल्ली या होसल राज्य में विद्रोह होने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों भाइयों को इस विद्रोह को दबाने हेतु भेजा। विद्रोह को उन्होंने दबा भी दिया, और दोनों भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण्य के आशीर्वाद से 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर, याद है ना, दक्षिण तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और अपने राज्य की राजधानी अनेकोंडी बनाया। तो मैं यह आपको बताना चाह रहा हूँ कि विजयनगर साम्राज्य की 4-5 राजधानी बनेंगी। मैं आपको ध्यान से बताऊँगा सारी राजधानियों को। तो आप पहली राजधानी अनेकोंडी है विजयनगर साम्राज्य की। तो आप इसको ध्यान रखना कि आप विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आती है, तो आपने ये मत रखना विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो आप हम्पी मत लगाना, हम्पी बाद में हुई है, हम्पी का हम जब बात करेंगे बाद में। लेकिन कैसे विजयनगर की राजधानी हम्पी बनी और किसने बनाई विजयनगर की राजधानी हम्पी को, या विजयनगर राज्य की राजधानी विजयनगर कब बनी, तो ये भी बताएंगे। अब देखिए, जब आपको मालूम है, मैं बताने आगे कि विद्यारण्य ने अपने किस गुरु के माध्यम से इन दोनों का पुनः मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तन करवाया, कैसे किया, और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए, समझते हैं। हरिहर एवं बुक्का के गुरु कौन थे, जिनके सहयोग एवं आशीर्वाद से उन्होंने एक नए वंश की स्थापना किन्होंने की? हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। किसके कौन थे? विद्यारण्य। अब देखो, विद्यारण्य के गुरु कौन थे? विद्यातीर्थ कौन थे? विद्यारण्य के आपको क्वेश्चन आता है कि हरिहर एवं बुक्का को धर्म परिवर्तित करने के लिए विद्यारण्य ने अपने किस गुरु को राजी किया, जिन्होंने इन्हें मुस्लिम से हिंदू बना दिया। क्वेश्चन को ऐसे ही पूछे तो आपको याद रखना कौन के नाम क्या था उनका? विद्यातीर्थ। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। आगे मत समझना कि आपने सोचा कि हमने किसने, आपको क्वेश्चन में एग्जाम में जो मिलेगा विद्यारण्य मिलेगा, एग्जाम में समय मिलेगा, और विद्यातीर्थ मिलेगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन विद्यातीर्थ लगाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए, उनमें से प्रथम और अंतिम वंश कौन सा था? मतलब क्रम से है। तो प्रथम वंश कौन सा? संगम वंश। अंतिम वंश कौन सा था? अराविडु वंश। तो अब देखो, प्रथम कौन सा था? संगम वंश। सबसे द्वितीय कौन सा था? सालू वंश। तृतीय वंश कौन सा? तुलु वंश। अंतिम वंश कौन था? अराविडु। संगम वंश की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने। सालू वंश की स्थापना नरसिंह ने, और तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। अरावली वंश की स्थापना तिरुमल ने। तो यह 4 वंश हुए। इन 4 वंशों को क्रम से आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजय संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर था। मैंने कहा था हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने स्थापना की, और हरिहर प्रथम का शासनकाल कब था? 1336 ईस्वी से लेकर 1356 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरिहर प्रथम ने अपने साम्राज्य की प्रथम राजधानी किसे बनाया? अभी मैंने बताया अनेकोंडी बनाया। अब आपसे तो हरिहर प्रथम ने अपने शासन के किस वर्ष अपनी दूसरी राजधानी विजयनगर को बनाया? तो आपको ये क्वेश्चन है कि हरिहर प्रथम ने अपनी साम्राज्य की दूसरी राजधानी विजयनगर को कब बनाया? डेट पूछेगा, आपने शासनकाल के किस वर्ष बनाया। एग्जाम में कुछ नहीं, यही चीज़ है किस 7वें वर्ष और 1342 ईस्वी में। अब सुनिए, बुक्का प्रथम ने अपनी उपराजधानी किसे बनाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुट्टी को बनाया। किसको? गुट्टी को अपनी उपराजधानी बनाया था। अब आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हर्ष प्रथम ने किस राज्य को जीत कर अपने साम्राज्य में लाया? किस राज्य को जीत के? होयसल साम्राज्य को जीत के। सुनिए, होयसल वंश के शासक बीरबल चतुर्थ को, किसी एग्जाम में आपको किताब में बीरबल तृतीय मिलता है तो बीरबल तृतीय को नहीं लगाना है, बीरबल चतुर्थ को पराजित कर 1346 ईस्वी में उसके साम्राज्य को अपने राज्य में मिलाया। तो कब? 1346 ईस्वी में। लेकिन बीरबल चतुर्थ, बीरबल तृतीय नहीं मिलेगा आपको, बीरबल तृतीय को नहीं लगाना है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष प्रथम के बाद 56 ईस्वी में संगम वंश का द्वितीय शासक कौन हुआ? बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम कौन था? हर्ष द्वितीय का भाई, छोटा भाई। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुक्का प्रथम की महान विजय मुद्रे की विजय थी। जो मुद्रे विजय हेतु बुक्का प्रथम ने किसे भेजा था? तो अपने पुत्र कुमार कंपन को भेजा था। जो कुमार कंपन की मुद्रा विजय का उल्लेख किसने किया है? यह क्वेश्चन पूछेगा, कुमार कंपन की मुद्रा विजय का उल्लेख किसने किया और कहाँ किया है? तो कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने, ठीक, कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपनी रचना मुद्रा विजय में किया है। अब किस में किया है? मुद्रा विजय में मुद्रा विजय का उल्लेख किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से याद करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में इनमें से किस शासक ने अपना राजदूत चीन भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने अपना, देखिए कहाँ से, दक्षिण वाला राज्य ने उत्तर भारत में भेजा। और कब भेजा था? आपसे अगर डेट पूछा है, बुक्का प्रथम ने अपना राजदूत चीन कब भेजा था? 1374 ईस्वी में, 74 ईस्वी में भेजा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम एवं बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो कौन सा युद्ध था? मुदगल किले का युद्ध हुआ। अब आपसे पूछा मुदगल किले का युद्ध कब हुआ था? 1367 ईस्वी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मुदगल की विजय में युद्ध में किस शासक की विजय हुई, किस शासक पराजित हुआ? तो कौन सा शासक पराजित हुआ था? बुक्का प्रथम पराजित हुआ और मोहम्मद शाह विजय हुआ। अब एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप नोट करने वाला था, इसे नोट कर लिए पेन लेकर। दक्षिण भारत के इतिहास में पहली बार तोपों एवं बारूद का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? मुदगल किले के युद्ध में हुआ था। इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि कृष्णा नदी को बहमनी व विजयनगर साम्राज्य की सीमा रेखा माना गया। तो सबसे बड़ी बात यह है, कृष्णा नदी को बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की सीमा मान लिया गया। कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी वंश का साम्राज्य एवं दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का अधिकार होगा। यह एक तय कर लिया गया कि इसके बाद हम युद्ध नहीं होंगे। इसके बाद उत्तर का आपका बहमनी वंश का साम्राज्य कृष्णा नदी के ऊपर और दक्षिण में विजयनगर का। ये पहला अवसर था जब किसी बहमनी शासक ने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी में सीमा में प्रवेश किया। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य मतलब उस समय काफ़ी अच्छा चल रहा था और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। तो हसन गंगू ने की थी। ये आपको, अगर मैं आपको बहमनी वंश ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बताना बहमनी वंश की स्थापना किसने? हसन गंगू ने हुई 1347 ईस्वी में। इसके कम से कम मान लीजिए 13-12 वर्ष बाद की थी, लेकिन दोनों वंशों की स्थापना हुई थी। आपसे पूछता है समय दिल्ली का शासक कौन सा था जब बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो कौन सा शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक समय सबसे कैसे दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। और सबसे ये भी बड़ी सबसे खासियत बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में सबसे अधिक विद्रोह हुए थे। सबसे अधिक साम्राज्य उसी के शासनकाल में, सबसे अधिक विद्रोह उसी के शासनकाल में हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक में। और सबसे अधिक साम्राज्य जो स्थापित हुए, ये जो इन्होंने अपने नए नए साम्राज्य वंश की स्थापना की, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में थे। जैसे बहमनी, जौनपुर और कई साम्राज्य थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तेलुगु कवि नंचन सोम किसके दरबार में रहते थे? तो बुक्का प्रथम के दरबार में रहते थे। ये सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि तेलुगु कवि नंचन सोम किसके दरबार में रहते थे। कोई इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो किसके दरबार में रहते थे? बुक्का प्रथम। 4 का ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको डाउट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुक्का प्रथम के बाद संगम वंश का अगला शासक कौन हुआ? तो बुक्का प्रथम के बाद संगम वंश का अगला शासक हरिहर द्वितीय हुआ। हरिहर द्वितीय कब शासक बना था? 1377 ईस्वी में शासक बना और 1405 ईस्वी तक उसने शासन किया था। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो उसने काम किए थे वो सारे काम मैं बताऊंगा। इसने महाराज की उपाधि धारण की थी, राज परमेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। इसने बहुत सारे काम अच्छे अच्छे किए थे। इसने गोवा को जीता था बहमनी से। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संगम वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी? अभी मैंने आपको बताया था किसने धारण की थी? हरिहर द्वितीय ने धारण की थी। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने जो उपाधि धारण की थी, इनका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है?
तो इनका एक इसका एक अभिलेख है, किसका, हरिदत्त का एक अभिलेख में। अब सुनिए, इसके जो गुरु थे, वैसे कहते हैं विद्यारण्य या माधव विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। तो आपसे पूछेगा कि सर्वोच्च प्रकाश का अवतार किसको कहा गया, पहले ये क्वेश्चन पूछेगा किसको कहा गया, विद्यारण्य को। कहाँ का, किसके अभिलेखों में कहा गया, हरिदत्त के अभिलेखों में कहा गया है, क्योंकि आर्य प्रथम और आर्य बुक्का इनके शिष्य थे, किसके, विद्यारण्य के शिष्य थे। तो अपने पिता के मतलब सहयोग से, मतलब पिता के माध्यम से इन्होंने अपने अपने पिता गुरु को अपने गुरु माना। तो विद्यारण्य अगर बाद में आपसे पूछे, जैसे कृष्णदेव राय कोई भी पूछे, तो आपको पहले संगम वंश के राजा को ध्यान से करना, वो भी शुरुआत के राजा को। तो हरिदत्त के राज के अभिलेखों में विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार माना गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने गोवा को अपने साम्राज्य में लाया था। तो किस शासक ने गोवा को अपने साम्राज्य में लाया था, हरिदत्त ने। और किससे मिलाया था, बहमनियों से मिलाया था। कब मिलाया था, 1370 ईस्वी में जीता था, छीना था। अब सुनिए, और बेलगांव को भी हरिदत्त ने जीता था, किससे जीता था, बहमनियों से। आपको याद हो बेलगांव को, आपको दिमाग से याद आती है, हम पढ़ा होगा, आपने सोचा होगा, माइंड किया होगा, कोऑर्डिनेट करके देखिए कि बेलगांव वही स्थान है जहाँ 1924 ईस्वी में गांधी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जो जिसे छूट के असहयोग आंदोलन हुआ था ना 1920 में, 1 अगस्त 1920 को, उसके बाद इन्होंने गांधी ने पहली बार एक बार मात्र कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1924 ईस्वी में। और देखिए दूसरे क्वेश्चन एक बार और भी है, हरिदत्त ने उत्तरी श्रीलंका में एक समुद्री अभियान भेजा और वहाँ के राजा से भी कर प्राप्त किया था। तो अभियान भेजा, कर प्राप्त कर, वो श्रीलंका से नहीं, जैसे राजा प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को जीता था, वहाँ से कर प्राप्त वहाँ के राजा को, और राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। तो ऐसे आपको याद रखना, हरिदत्त ने उत्तरी श्रीलंका पे एक समुद्री अभियान भेजा था और भेजा वहाँ के राजा से कर प्राप्त किया था। तो दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों को कोऑर्डिनेट करना है। उसने भी, राजा प्रथम ने भी उत्तरी श्रीलंका को जीता था और राजेंद्र प्रथम ने पूर्व श्रीलंका को जीता था। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट करोगे तो आप क्वेश्चन जल्दी समझ पाओगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरिदत्त का सेनापति कौन था जिसने नानार्थ रत्न माला की रचना की थी। इरुगापा था, ठीक है। अब आपसे वैसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए इरुगापा कौन था। एक जैन सेनापति था, मतलब जैन व्यक्ति था, ठीक है, जैन ही था। अब आपको याद है ना, हरिदत्त के दरबार में और कौन से व्यक्ति थे रखा भी जाते थे। सर्वदर्शन के लेखक माधवाचार्य, ठीक है, एक तो ये व्यक्ति थे। हरविलास के लेखक श्रीनाथ भी रहते थे इसके दरबार में। और जो था हरिदत्त भी एक अपने आप में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। इसने ऐत्रेय ब्राह्मण के टीकाकार सायण भी को भी शरण दी थी। तो मतलब कहते हैं ना, जब तक व्यक्ति खुद उस चीज़ में बुद्धिमान ना हो, उस चीज़ में उसका हुनर ना हो, तो व्यक्ति उससे दूर रहता है। तो हरिदत्त का भी इसमें काफ़ी योगदान था, लगाव था, इसलिए इसके दरबार में काफ़ी कवि रहते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुक्का प्रथम की सैन्य विजय एवं उपलब्धियों की रचना कहाँ से की गई है, यहाँ कहाँ से पता है। हरिदत्त के चन्नरण पट्टन शिलालेख में, ये वो शिलालेख है जिसमें बात होती है, हमने अब की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरिदत्त के बाद संगम वंश का अगला शासक कौन हुआ। अगला शासक कौन हुआ, बुक्कादुत्य हुआ। कौन है संगम वंश का अगला शासक कौन, बुक्कादुत्य हुआ। और वो कब बना था, 1405 ईस्वी बना और 1406 ईस्वी तक उसने शासन किया। कितने माह, कुछ माह, 6 महीने तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवराय प्रथम का राज्याभिषेक कब हुआ था। देवराय प्रथम का राज्याभिषेक 1406 ईस्वी में हुआ था। अब से पूछा था। अब देखिए सुनिए, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी के तट पर बांध बनाकर निर्माण करवाया था। तो आपसे पूछा था तुंगभद्रा नदी के तट पर बांध का निर्माण किस शासक ने करवाया था, इनमें से किस शासक ने, तो देवराय प्रथम ने करवाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहमनी वंश के शासक फिरोज शाह और देवराय प्रथम के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने मुदगल का युद्ध पढ़ा था, ऐसा सोनार की बेटी का युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में देवराय प्रथम पराजित हुआ, उसमें भी विजयनगर साम्राज्य पराजित हुआ, उसमें बहमनी वंश जीता था, इसमें भी बहमनी वंश। देवराय प्रथम पराजित हुआ, उसे युद्ध के हर्जाने के रूप में 10 लाख हूण, मतलब 10 लाख रुपये और मोती भी देने पड़े, हाथी देने पड़े। और शर्त के अनुसार अपनी पुत्री का, किसका, देवराय प्रथम को अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से करना पड़ा। और विवाह के दहेज के रूप में उसे, किसको, देवराय प्रथम को बांकीपुर का क्षेत्र भी देना पड़ा। लेकिन देवराय प्रथम ने हार नहीं मानी। उसने द्वितीय युद्ध में वारंगल के राजा के साथ मिलकर फिरोज शाह को युद्ध में पराजित किया और अपने अपमान का बदला लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन सा इटली यात्री विजयनगर आया था। कौन सा यात्री आया था, निकोलो कांटी। कब आया था, 1320 ईस्वी में आया था। किसने, निकोलो कांटी ने लिखा है कि विजयनगर राज्य में बहुविवाह, मतलब एक महिला
कई पुरुषों के साथ शादी होते हैं, बहुविवाह, सती प्रथा, दास प्रथा, सारी कुप्रथाओं का उल्लेख किया। मतलब उसने कहा कि विजयनगर राज्य में इतनी प्रथाओं का प्रचलन था। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संगमवंश के किस शासक ने सर्वप्रथम मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया था? तो किसने कहा? देवप्रथम ने। तो अब अधिकतर आपको कई किताबों में मिलेगा, अब देवदूत मिलेगा, लेकिन देवदूत ने अपनी सेना में जो भर्ती किया था काफ़ी मुसलमानों को कराया था, इससे अधिक कराया था, और धनुधारू मुसलमानों को भर्ती किया था। तो धनुधारू में आए तो देवदूत को आए, और सर्वप्रथम मुसलमानों को अपनी सेना में कराया था तो देवप्रथम को लगाना है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देवप्रथम का दरबारी कवि कौन था जिसे तेलुगु ग्रंथ हरविलास की रचना किसने की थी? जिसने की थी तेलुगु कवि हरविलास ग्रंथ की रचना कौन था? श्रीनाथ था। तो धार्मिक दृष्टिकोण से देवप्रथम शैव और पंपा देवी के भक्तों के रूप में या भक्त के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा किसकी देवी के लिए? पंपा देवी के रूप में प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देवप्रथम के बाद संगम वंश का अगला शासक कौन हुआ? तो कौन हुआ? रामचंद्र हुआ। अब मैंने आपको इसलिए दिया कि इसके बाद भी एक शासक आएगा, वो आपको याद है कौन था? वीर विजय। कुछ समय के लिए रहा, तो दोनों राजाओं का नाम लगा, वीर विजय और रामचंद्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवदूत संगम वंश का शासक कब बना? 1423 ईस्वी में बना। देखिए सुनिए, देवदूत को उसके अभिलेखों में गज बेट कर या हाथी को शिकार करने वाला कहा गया है। तो किसके अभिलेखों में? देवदूत को उसके अभिलेखों में। जो देवदूत को इम्पाडी एवं पुरुरोधा भी कहा गया है। आपसे पूछता है कि इनमें से किस शासक को इम्पाडी एवं पुरुरोधा भी कहा गया है? तो किसको कहा गया है? देवराज द्वितीय को। और देवदूत को उसके अभिलेखों में क्या कहा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देवदूत को उसके अभिलेखों में गजबेट कर कहा गया है। आपसे एग्जाम में पूछे गजबेट कर का मतलब क्या होता है या अर्थ पूछ क्या होता है, कोई किसी स्टूडेंट ने पूछते हैं तो शिकारियों का शिकार करने वाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम अपनी सेना में तुर्क धनुधारियों की नियुक्ति किसने की? अब वही क्वेश्चन आ गया, किसने की थी? देवदूत ने की थी। मतलब ऐसे आएगा क्वेश्चन। और कितनी 2000 धनुधारियों की अपनी सेना में भर्ती किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में किस शासक के समय भारत आया था? तो किस शासक समय आया था? देवदूत के समय आया था। अब सुनिए, ये सबसे बड़ी बात है, देवदूत ने लिखा है कि सेना और स्थानीय पुलिस का वेतन वेश्यालयों से होने वाली आय से दिया जाता था। मतलब विजयनगर में जो वेश्यालय होते नहीं, जब उनसे दिया जाता था, जिसके लिए गरीब मजदूरों की लड़कियों को बलपूर्वक वेश्यालयों में भेजा जाता था। मतलब कितनी बड़ी बात बोल दी। मतलब देवदूत अब्दुल रज्जाक ने, हमने नहीं बोली, अब्दुल रज्जाक ने बोला कि सेना और स्थानीय पुलिस का वेतन वेश्यालयों से होने वाली आय से दिया जाता था। उस आय को मतलब टैक्स को क्या था? पैंपा क्या था? वैसे मैं बताऊँ, उसमें आपको बताऊँगा नेक्स्ट जो वीडियो में क्या था। इसके लिए गरीब मजदूर की लड़कियों को बलपूर्वक वेश्यालयों में भेजा जाता था। तो अब ये बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये हमें नहीं पता, ना हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। हमें जो जानकारी अब्दुल रज्जाक ने दी है हम वही मानते हैं। वो कितनी झूठी है कितनी सच्ची है इस बात को हम कह नहीं सकते, क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर इसने जो बोला है अगर वो सत्य है तो बहुत गलत है। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में अगर महिलाओं को जबरदस्ती वेश्यालयों में जाता था तो गलत है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि देवराय, जब हम पढ़ेंगे कृष्णदेवराय ने जो विवाह कर को भी समाप्त किया तो अच्छे काम किए, उस आधार पर हम इन बातों को सत्य नहीं मान सकते। लेकिन एक ईरानी राजदूत है जो फारस के राजा या ईरान के राजा शाहरुख के राजदूत के रूप में भारत आया था। तो इसके तत्वों में इसके किताब में इसके अनुसार है, हमारे अनुसार नहीं है। अब इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखते हैं किसके अनुसार किल्लोन, श्रीलंका, पुलिगट, पेगु जिसे बर्मा कहते हैं, वह मलाया के राजा देवदूत को कर देते थे। किसके अनुसार? 19 के अनुसार। देखिए, देवदूत ने दहेज प्रथा को अवैध घोषित किया। जब राजा इतना अच्छे काम कर सकते हैं तो जबरदस्ती महिलाओं को वेश्यालय में नहीं भेजेंगे। जो अब्दुल रज्जाक ने जो बातें कही हैं वो हम इस प्रकार से सत्य नहीं मान सकते। किसके अनुसार, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार। शिवदत्त चिंतामणि की रचना देवदूत के समय किसने की थी? उसके मंत्री लंडेस ने। अब देखिए सुनिए, देवदूत योद्धा के साथ एक कवि भी था, सच्चा ये। उसने संस्कृत भाषा में महानाटक सुधा निधि की रचना की और बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा। तो मतलब एक कवि साथ एक योद्धा होना कितनी बड़ी बात है। व्यक्ति युद्ध भी कर रहा है, विदेशी राजाओं से कर भी ले रहा है, दहेज प्रथा जैसी जो प्रथा है उनको अवैध घोषित भी कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति है विदेशी आता है, वो हमारे साम्राज्य के बारे में इतनी बड़ी बात बोल रहा है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
तेलुगु कवि श्रीनाथ एवं संस्कृत कवि दिद्धिमा, कन्नड़ कवि चामरस किसके दरबार में रहते थे? तो देवदूत के दरबार में रहते थे। देवदूत के दरबार में काफ़ी कवि रहते थे। अब सुनिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस कवि को देवदूत ने सार्वभौम की उपाधि दी थी? किसको दी थी? श्रीनाथ को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं देवदूत के बाद विजयनगर साम्राज्य का अगला शासक कौन हुआ? तो कौन हुआ? मल्लिकार्जुन हुआ। अब सुनिए, मल्लिकार्जुन से पहले आपसे पूछेगा मल्लिकार्जुन शासक बनने से पहले कौन सा राजा था? मल्लिकार्जुन से पहले कुछ समय के लिए जो देवदूत का भाई था, देवदूत का भाई विजय, वह शासक बना। उसके बाद देवदूत का बेटा मल्लिकार्जुन कौन है? देवदूत का बेटा है। उसके पहले भाई बना। अब इसी के समय, किसके समय? मल्लिकार्जुन के समय आपसे पूछता है कौन सा चीनी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आया था? कौन सा चीनी यात्री? माहुयान। कब आया था? 1451 ईस्वी में आया था। तो आपसे पूछता है चीनी यात्री माहुयान किसके समय भारत विजयनगर आया था? तो मल्लिकार्जुन के समय आया था। देखो, ये भी माँ मल्लिकार्जुन, वो भी माँ माहुयान, तो दोनों को याद रखना है। तो आपसे पूछ लेगा देवदूत और मल्लिकार्जुन के बीच में कौन सा ऐसा राजा बना है? तो वैसे पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन अगर जब हम पढ़ते हैं तो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा राजा कब बना, कितने समय के लिए बना, हमें सारी चीज़ें पता होनी है। हमें छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, बस कोऑर्डिनेट करके रखते रहना है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मल्लिकार्जुन के बाद विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन हुआ? मल्लिकार्जुन के बाद कौन हुआ? विरूपाक्ष द्वितीय हुआ। विरूपाक्ष द्वितीय का शासन था 1465 ईस्वी से लेकर 1482 ईस्वी तक था। यह संगम वंश का अंतिम ऐसा शासक था जिसका इतिहास हमें मिलता है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि संगम वंश का अंतिम शासक पूर्ण देवराय था, और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। तो कुछ किताबों के माध्यम से या एनसीईआरटी में भी यहीं तक दिया है, विरूपाक्ष द्वितीय तक दिया है। पूर्ण देवराज किसको माना गया? मल्लिकार्जुन को माना गया। किसी किताब में पूर्ण देव मल्लिकार्जुन को माना गया है। तो इसी हिसाब से लेकर एग्जाम आता तो पूर्ण देवराय को द्वितीय को अंतिम मानना। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। संगम वंश के बाद विजयनगर में किस राजवंश की स्थापना, किस वंश की स्थापना? सालू वंश की स्थापना हुई। कब हुई, कैसे हुई, किसने की? सुनिए, चंद्रगिरी सरदार नरसिंह सालू ने राज्य की रक्षा हेतु 1485 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया, है ना। क्योंकि जो राजा बचे थे वो कमजोर काफ़ी हो गए थे, तो छोटे से राजा ने राजवंश की स्थापना की। अब इस प्रकार सालू वंश का संस्थापक सालू वंश का संस्थापक कौन हो गया? आपको पता है, सालू वंश का नरसिंह हो गया। और कब की थी? 1485 में। अब इस घटना को, मतलब एक राजा को मारकर दूसरा राजा गद्दी बैठता, तो इस घटना को विजयनगर साम्राज्य में, याद है ना, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में विजयनगर में प्रथम बलापहार कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में किस घटना को प्रथम बलापहार कहा जाता है? तो किसको? एक राजा को दूसरी गद्दी से हटाने पर। इस बात को नोट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सालू वंश का अंतिम शासक कौन था? क्योंकि सालू वंश में ज़्यादा राजा तो रहे नहीं थे, कम ही राजा थे। और अंतिम शासक कौन था? इम्पारी नरसिंह। क्योंकि एग्जाम में इससे कम आता है, एग्जाम में रियल में 90% इसमें से आता ही नहीं है, क्योंकि बस कम से पूछ लेगा कौन सा राजा कब बना, किस वंश में बना, कम पूछ सकता है। तो कब तक शासन आता सालू वंश का? आपकी ये 1485 लेकर 1505 ईस्वी तक इस वंश का शासन रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सालू वंश के बाद विजयनगर में एक नए वंश की स्थापना हुई। कौन से वंश की स्थापना हुई? तुलु वंश की स्थापना हुई। और तुलु वंश की स्थापना किसने की, कब की? सुनिए, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी 1505 ईस्वी में। किसने? वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में की थी। इस घटना को विजयनगर के इतिहास में द्वितीय बलापहार कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में द्वितीय बलापहार किसे कहता है? इस घटना को, मतलब तुलु वंश, सालू वंश को समाप्त कर तुलु वंश की स्थापना को विजयनगर के इतिहास में द्वितीय बलापहार कहा जाता है। इस चीज़ को नोट कर लेना, क्योंकि ऐसी घटना वैसे तो पूछी नहीं है, लेकिन बड़े एग्जाम में पूछ सकता है। प्रथम बलापहार या द्वितीय बलापहार ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वीर नरसिंह ने कौन सी उपाधि धारण की? तो वीर नरसिंह ने कौन सी उपाधि धारण की? भुजबल की उपाधि धारण की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना है। वीर नरसिंह ने विवाह कर को ना लेने का आदेश दिया था। तो आपसे पूछता है अपने शासनकाल में इनमें से किस राजा ने विवाह कर ना लेने का आदेश दिया था? तो किसने दिया था? वीर नरसिंह ने दिया था। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, उसे नोट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इटली यात्री, वैसे आपको किसी किताब में पुर्तगाली यात्री देगा तो पुर्तगाली यात्री नहीं है, आपको याद रखना इटली यात्री बार्थोमा या बार्थेमा। आपसे एग्जाम में बार्थेमा या बार्थोमा
किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करने पर आया या विजयनगर आया था? तो वीर नरसिंह के शासनकाल में 1502 से लेकर 1508 ईस्वी के समय भारत आया था या विजयनगर आया था भारत में। अब चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीर नरसिंह के बाद विजयनगर साम्राज्य का अगला शासक कौन हुआ? कृष्णदेव राय हुआ। या कृष्णदेव भारत का सबसे महान शासक है, बहुत अच्छी बात का, या विजयनगर साम्राज्य का, संगम वंश का, सब में यही राजा है तुलु वंश में। अब सुनिए, कृष्णदेव राय विजयनगर शासक बना 1509 ईस्वी में। और आपसे पूछेगा, डेट भी पूछता हूँ मैं, आप लोग डेट बताऊँगा। कृष्णदेव का राज्याभिषेक कृष्ण जन्माष्टमी को 8 अगस्त 1509 ईस्वी को हुआ था। तो आपको डेट पूछे कि कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक कब हुआ? जन्माष्टमी के दिन 8 अगस्त 1509 ईस्वी में हुआ। इस डेट को अगर बाई चांस पूछे तो बता सकते हो। किसके समय कृष्णदेव राय के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत में आया था? इनमें से कौन सा विदेशी भारत में आया था? तो अब ये भी नोट कर लीजिए, बारबोसा आया था 1500 से लेकर 1516 ईस्वी तक। बारबोसा पुर्तगाली यात्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्णदेव राय के शासनकाल में किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर राज्य की या साम्राज्य की यात्रा की? डोमिंगस पायस है ना, डोमिंगस पायस ने की थी। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था डोमिंगस पायस ने जो आया था, उससे पहले कौन आया था? बारबोसा भी आया था, है ना। और बारथीमा मैंने बताया था वीर नरसिंह के समय। और डोमिंगस पायस जो आया था 1520 से लेकर 1522 ईस्वी तक रहा था। किसमें समय? विजयनगर साम्राज्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कृष्णदेव राय ने 1520 ईस्वी में रायचूर के युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह को पराजित किया था। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में पूछ चुका है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रायचूर के युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह को पराजित किया था। कृष्णदेव राय के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजयनगर राज्य में या विजयनगर के विरुद्ध या कृष्णदेव राय के विरुद्ध जिहाद का नारा इनमें से किस शासक ने दिया था? बहमनी वंश के शासक महमूद शाह ने दिया था। इसको याद रखना। और इसको किसको? महमूद शाह को कृष्णदेव राय ने पराजित किया था। इस विजय में इस युद्ध में या इस विजय में क्रिस्टोयो डी गिरेंडो के नेतृत्व में एक पुर्तगाली सैनिक टुकड़ी कृष्णदेव राय के सहयोग करने या सहायता करने के लिए भी आई थी। या कैसे तक इनमें से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर कृष्णदेव राय का साथ दिया था? डी गिरेंडो ने दिया था। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैसे पुर्तगालियों के साथ विजयनगर साम्राज्य काफ़ी अच्छा रिश्ता था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें चलो सबको याद हो जाए। लेकिन आपसे पूछ सकता है, कृष्णदेव राय ने रायचूर के युद्ध में जब इस्माइल आदिल शाह को पराजित किया था, तो उसमें किसके नेतृत्व में पुर्तगाली सेना कृष्णदेव राय के साथ लिया था? किस व्यक्ति ने कृष्णदेव का साथ दिया था? डी गेरेंडो के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी जिसने कृष्णदेव का साथ दिया था। तो ऐसे क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, क्योंकि किताबों में बहुत कम मिलते हैं, बड़ी बड़ी किताबों में मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के किस शासक को युद्ध में पराजित किया था? तो किस शासक को युद्ध में पराजित किया था? प्रतापरुद्ध को। प्रतापरुद्ध को पराजित करने के बाद कृष्णदेव राय ने उसके राज्य से एक बाल कृष्ण की मूर्ति विजय स्मारक के रूप में प्राप्त हुई थी। तो आपसे पूछता है जब कृष्णदेव राय ने प्रतापरुद्ध को पराजित करने के बाद वहाँ से क्या प्राप्त किया? उड़ीसा के राजा को प्राप्त करने के बाद वहाँ से क्या प्राप्त? बाल कृष्ण की एक विजय स्मृति के रूप में मूर्ति प्राप्त की। ठीक है, और ये क्वेश्चन है। और किसने? प्रतापरुद्ध ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय के साथ भी किया था। वाली उसकी पत्नियाँ थी, लेकिन ऐसा होता है युद्ध करके जीता है तो वहाँ से दासियाँ सभी को लेकर आता है। तो राजा को अपने साम्राज्य को बचाने हेतु अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करना पड़ा। किसके साथ? कृष्णदेव राय के साथ करना पड़ा। किसको? प्रतापरुद्ध को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध में किसे पराजित किया था? किसे? कुली कुतुब शाह को। कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1512 ईस्वी में। गोलकुंडा पर विजय के उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय ने विजय भवन की उपाधि धारण की थी और सिंहासन मंच का निर्माण करवाया था। इस चीज़ को बड़ी ध्यान से नोट कर लेना। कृष्णदेव राय ने गुलबर्गा और बीदर पर आक्रमण किया और बहमनी वंश के सुल्तान महमूद शाह को कारागार से मुक्त कराकर बीदर की राजगद्दी पर बैठाया। इस उपाधि के उपलक्ष्य में या इस कार्य के उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय ने यमन राज या स्थापना राज्य की उपाधि धारण की थी। तो कृष्णदेव राय ने कई उपाधि धारण की थी, रियल में कई उपाधि धारण की थी। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कौन सी उपाधि धारण की थी? विजय भवन की उपाधि धारण की थी, अब यमन राज की उपाधि धारण की थी, है ना। इसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। इसने भवन
अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी, आंध्र पिता भी कहा जाता है। तो कृष्णदेव राय ने कई उपाधि धारण की थी। तो आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछ ले कि भवन विजय की उपाधि किसने धारण की थी, सिंहासन मंच का निर्माण में से किसने करा था, रामन राज की उपाधि किसने धारण की थी, आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं। जब ऐसा होता है हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और एग्जाम में पूरा डिटेल देता है जीएस का, तो हम एक छोटी छोटी चीज़ को मिस कर देते हैं। उन चीज़ों को मिस मत करना है, क्योंकि आपको याद रखना है किस चीज़ उपलक्ष्य में, किस के कार्य के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की थी। तो अब ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर ने 1510 ईस्वी में किसके नेतृत्व में एक व्यापारी दूत मंडल विजयनगर भेजा था, या कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा था। सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी पूछ ले, कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा था या विजयनगर भेजा था, फादर लुई के नेतृत्व में भेजा था। क्वेश्चन ऐसा पूछता है, कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली मिशन को कहाँ पर एक किला बनाने की अनुमति दी थी। आपसे पूछा था भटकल में। कहाँ पर? भटकल में। अब चलते हैं देख, कृष्णदेव राय ने उन्मुक्त माल्या, जिसे मोतियों की माला कहते हैं, की रचना किस भाषा में की? किस भाषा में की? तेलुगु भाषा में की। कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा का भी ज्ञाता था। इसने संस्कृत भाषा में जामतिक कल्याणम उषा परिणय नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इसमें से आप पूछता है कि एग्जाम में कि कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में किस ग्रंथ की रचना की थी? जामतिक कल्याणम उषा परिणय, और तेलुगु में अमुक्त माल्या नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो दोनों को बातों को याद रखना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कवि रहते थे। किसके? तेलुगु कवि। इन कवियों में सर्वमुख या सर्वप्रथम कौन सा था? अलिसिंह पेड़ना था। तो आपको सारे कवियों के नाम याद ना। अलिसिंह पेड़ना ने मनुचरित्रम नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये कृष्णदेव राय का राजकवि था। ठीक है, ये तो सबको आपको पता चल गई। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु दिग्गज कवि कौन कौन से थे, ये आपको याद रखना है। तिलानी रामा, जो आपने नाट्य देखा हो, कृष्ण आता था सब पर तिलानी रामा नामा का। एक तो वो तिलानी रामा, एक भट्ट मूर्ति, 2 रामचंद्र, 3 पिगलन सूरन, 4 नंदितिम्बन, 5 धूर जटी, 6 मल्लन, 7 और 8वां अलिसिंह पेड़ना। तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु के दिग्गज कवि रहते थे। इस चीज़ को नोट कर लेना, इन 8 कवियों को नोट करके रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के निकट में अपनी माँ नागला देवी की स्मृति में किस नगर की स्थापना की थी? तो नागलपुर के नगर की स्थापना की थी। ये बहुत अच्छी बात है, अपनी माँ की स्मृति में याद करना। और अपनी पत्नी की याद में भी इसने एक नगर की स्थापना की थी। तो ये पूछता है किस नगर की स्थापना की थी? हासपेट नामक नगर की स्थापना की थी अपनी पत्नी की स्मृति में। इस चीज़ को नोट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कृष्णदेव राय ने राम को समर्पित किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किस मंदिर का निर्माण था? अयोध्या मंदिर का निर्माण करता। कृष्णदेव राय ने विवाह कर को भी उठाया था। इस चीज़ को रखना, विवाह कर को किसने था? कृष्णदेव राय ने भी उठाया था अपने साम्राज्य में से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया? किसने? बाबर ने। अब बाबर की रचना आपको पता है कौन सी थी? तुझके बाबरी या बाबरनामा में कृष्णदेव राय ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया? कृष्णदेव राय को बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कृष्णदेव राय के बाद तुलुक वंश का अगला शासक कौन हुआ? तो अच्युत देव राय। ये तो बात ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है अच्युत देव राय का राज्य से कितनी बार हुआ था? तो कितनी बार हुआ था? 2 बार। जैसे औरंगजेब का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ था। उसमें मुगल काल में औरंगजेब का राज्याभिषेक भी 2 बार हुआ। अच्युत देव राय का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। अब पहला राज्याभिषेक का कहाँ हुआ आपको पूछ सकता है। पहला राज्याभिषेक का तिरुपति मंदिर में हुआ था। किसका? अच्युत देव राय का। ठीक है। अब दूसरा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये आपसे तो कालाहस्ती में हुआ था। तो या अच्युत देव राय ने अपना दूसरा राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? कालाहस्ती में करवाया था। प्रथम राज्याभिषेक जल्दी कर दिया गया था। कहाँ? तिरुपति मंदिर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अच्युत देव राय का विवाह किसके साथ हुआ था? अच्युत देव राय का विवाह पांड्य रानी बरदम्बिका के साथ हुआ था। अब आपसे पूछता है इस विवाह का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? अच्युत देव राय रानी बरदम्बिका के विवाह का उल्लेख, इन दोनों के विवाह का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तिरुलांबा देवी ने बरदम्बिका परिणय नामी रचना में किया है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्युत देव राय ने किस एक नए अधिकार या पद का सृजन किया है? तुलुक वंश का प्रशासन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। या तुलुक प्रशासन में क्या था? महामंडलेश्वर नाम पद का सृजन किया। किसने किया था? अच्युत देव राय ने किया था। ये एक ऐसा राजा था जो वास्तविक सत्ता इसके हाथों में नहीं थी। किसके हाथों में? राम राय एवं उसके 2 भाइयों के हाथ में थी। इसलिए इसने एक नए पद का सृजन किया था इन्हीं के शासनकाल में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पुर्तगाली यात्री नुनुज किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो पुर्तगाली यात्री नुनुज
अच्छा, तो देवराय के शासनकाल में आया था, इस चीज़ को आपको याद ना है। अब आपको याद है ना, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। कब से? 1542 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक तुल था। और इस वंश जो अंतिम वंश का था 1570 ईस्वी में इस वंश का अंत हुआ था, तुलु वंश का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राम राय ने बीजापुर और गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर कब लूटा? 1558 ईस्वी। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बराड़ा को छोड़कर बहमनी राज्यों ने विजयनगर के विरुद्ध एक संयुक्त संघ बनाया, जिसके बाद तालीकोटा का युद्ध होता है। मतलब इस प्रतिक्रिया यही एक कारण था जिसके कारण एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ? तालीकोटा युद्ध, जिसने विजयनगर साम्राज्य की नींव को ख़त्म कर दिया। मतलब धीमे धीमे विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर चला गया, और ये कारण था राम राय। राम राय जब जो तालीकोटा तालीकोटा युद्ध होता है, तो उस समय कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का राजा कौन था, या तुलु वंश का राजा कौन था? तो उस समय राजा था सदाशिव राय। तो ये कारण था जिसकी वजह से तालीकोटा का युद्ध होता है। कोई ना कोई कारण होता है युद्ध का, ये था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध या पन्नीहाटी का युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565 ईस्वी। डेट याद है ना, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। तालीकोटा युद्ध में विजयनगरी सेना का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने किया था। भले सदाशिव राजा था, लेकिन राम राय ने नेतृत्व किया था। और बहमनी वंश की संयुक्त सेना का नेतृत्व, जिसमें संयुक्त सेना में कौन कौन से थे? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर था। लेकिन आपसे पूछता है इस सेना में किसने भाग नहीं लिया? इस युद्ध में किस राज्य ने भाग नहीं लिया था? बराड़ राज्य ने भाग नहीं लिया था। और इस युद्ध की संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था? उसे निजाम शाह ने किया था। इस युद्ध में राम राय के 2 मुस्लिम सेनापति गिलानी बंधु विरोधी सेना में सम्मिलित हो गए। तो आप लोग इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? सेविल था। इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूँ, प्रत्यक्षदर्शी कौन था? सेविल था। अहमदनगर के शासक निजाम शाह ने राम राय की हत्या कर चिल्लाया, अब मैंने तुमसे बदला ले लिया है, अल्लाह चाहे जो सज़ा मुझे दे। तो राम राय का भाई तिरुमल सदाशिव को लेकर पेनुगोंडा आ गया और वहीं से शासन करने लगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तालीकोटा युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमल ने विजयनगर के स्थान पर अपनी नई राजधानी किसको बनाया? मैंने भी बताया था, पेनुगोंडा बनाया। वह सदाशिव को लेकर वहाँ चला गया और वहीं से शासन करने लगा। इसके बाद भी राजधानी चेंज हो गई, बताऊँगा बाद में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राविड वंश की स्थापना कब किसने की थी? राविड वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी 1570 ईस्वी में। और इसमें की थी, देखिए आप, तिरुमल था, तिरुमल ने पतनशील कर्नाटक की उपाधि धारण की थी। आपसे पूछेगा पतनशील कर्नाटक की उपाधि किसने धारण की थी? तिरुमल ने। तिरुमल के दरबारी कवि भट्टा मूर्ति थे, जिन्होंने वसु चरित्रम नाम ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ किसको समर्पित? तिरुमल को। तिरुमल के बाद अलाउद्दीन वंश का अगला शासक कौन हुआ? तो कौन हुआ था? रंग प्रथम हुआ था। इन चीज़ों को नोट करते रहिए क्योंकि काम आएंगे आपके। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द्राविड़ वंश के किस शासक ने अपने राज्य की राजधानी पेनुगोंडा चंदीगढ़ बनाई थी? किसने बनाई थी? वेंकटदुत्त ने बनाई थी। वेंकटदुत्त की अनुमति से 1612 ईस्वी में अड़ियार के राजा ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो आपसे पूछेगा मैसूर राज्य की स्थापना किसके समय की गई थी? तो वेंकटदुत्त के समय की गई थी 1612 ईस्वी में। इस चीज़ को नोट कर लिए, 1612 ईस्वी में की थी वेंकटदुत्त की अनुमति से। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वेंकटदुत्त का किस राजा के साथ पत्र विवाह था? तो किस राजा के साथ था? स्पेन के राजा, आपको स्पेन का याद रखना, स्पेन का राजा फिलिप तृतीय के साथ उसका पत्र विवाह था। इस चीज़ को नोट कर लिया हमेशा के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेंकटदुत्त ने पुर्तगालियों को गिरजाघर बनाने की अनुमति कहाँ दी थी? तो गिरजाघर बनाने की अनुमति कहाँ दी थी? बेलूर में दी थी, क्योंकि इसे चंद्रदीप में अपनी राजधानी बना ली थी, जो आज वर्तमान समय आंध्र प्रदेश है। तो वहीं पर इन्होंने बेलूर में उन्हें क्या बनाने की अनुमति दी थी? गिरजाघर। आपसे पूछेगा द्राविड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? रंगतीर्थी। या विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? रंगतीर्थी था। तो आपको रंगतीर्थी को दोनों चीज़ लगानी है। आपको इसको वीडियो को डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए और दोस्तों को शेयर करिए। वंदे मातरम, जय हिंद।